Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 14th of November 2022, Monday. Before starting the lecture, if you want the PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is without continual growth and progress, such words as improvement, achievement and success have no meaning. आज के बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़ हेडलाइंस में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। फाइनेंशियल ईयर 24 डायरेक्ट टैक्स टारगेट मे सी 14 to 17% इंक्रीज। फाइनेंशियल ईयर 23 की जो एडवांस टैक्स कलेक्शन हुआ है या जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है उसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का प्रोजेक्शन है उसको मॉडरेट एंटिसिपेट कर रही है। इट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 23 में जिस तरीके से हाई टैक्स बयान्सी देखने को मिली थी, हाई टैक्स रिसीट्स देखने को मिली थी स्पेशली डायरेक्ट टैक्सेस के केस में, उसको देखते हुए फाइनेंशियल ईयर 24 जो नेक्स्ट अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर है उसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 14 to 17% डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखा है। इट मीन्स मॉडरेट जो टारगेट है वो सेट किया है गवर्नमेंट ने। इसके अलावा ये भी एंटिसिपेट किया जा रहा है कि जो अपकमिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, उसमें जो इन्फ्लेशन है वो सब्सटेंशियली ईज आउट हो सकती है। तो जिसको देखते हुए गवर्नमेंट जो है आगे आने वाले बजट में जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसको अप्रॉक्सीमेटली 14 to 70% इंक्रीज उसमें एंटिसिपेट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट डन बाई फाइनेंस मिनिस्ट्री, the budget estimates for financial year 24 as a part of budget making exercise, the ministry is actually anticipating approximately 14.2 trillion direct tax collection in financial year 23 and anticipating 14 to 17% ग्रोथ रेट इन अपकमिंग ईयर। तो मिनिस्ट्री का ये मानना है या ये एंटिसिपेशन है कि 14 से 17% की ग्रोथ रेट हमें देखने को मिलेगी। किस केस में? डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के केस में। और इस साल का कितना एंटिसिपेशन है? अप्रॉक्सीमेटली 14.2 ट्रिलियन का असेसमेंट या एंटिसिपेशन है फाइनेंस मिनिस्ट्री का एज पर द प्रिलिमिनरी इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट। और मिनिस्ट्री का ये मानना है कि जो ये टारगेट है एक्चुअली जो टैक्स कलेक्शन का टारगेट सेट किया है ये नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट पर डिपेंड करता है। हालांकि नेक्स्ट ईयर जो मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो एंटिसिपेट करी कि जो इन्फ्लेशन है वो लोअर रहेगी जिसकी वजह से जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें भी मॉडरेशन देखने को मिलेगा। इवन स्लाइटली अबव मॉडरेट लेवल पर डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होगा एज पर द वन ऑफ द सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्वॉल्व इन दिस बजट मेकिंग एक्सरसाइज। यहाँ पर हम कंटिन्यूसली एक वर्ड यूज़ करें टैक्स बॉयंसी। एक्चुअली होती क्या है, जनरली किसी भी टैक्स को हम बोलते हैं टैक्स हैज सेट टू बी बॉयंस इफ द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज मोर देन द प्रोपोर्शनेटली इन रिस्पॉन्स टू राइज इन द नॉमिनल जीडीपी। तो जिस तरीके से नॉमिनल जीडीपी बढ़ती है ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि उसी प्रोग्रेस में, उसी पेस से टैक्स कलेक्शन भी बढ़ता है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि जीडीपी जो है वो जिस रेट से बढ़ रही है उससे ज़्यादा रेट से टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हाई टैक्स बयान्सी या बोलते हैं टैक्सेस आर सेट टू बी बयान्ड। और अब इसको देखते हुए हम फाइनेंशियल ईयर 23 के बजट की बात करें तो उस समय जो प्रोजेक्शन किए गए थे फाइनेंशियल ईयर 23 जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 11.1% का नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट एंटिसिपेट किया गया था बजटेड एस्टिमेट्स। हालांकि कहा जा रहा है जो एक्चुअल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो हायर रही है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। और आगे आने वाले साल में इन्फ्लेशन को ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि इन्फ्लेशन रिड्यूस होगी और जब इन्फ्लेशन रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो भी मॉडरेट होगी। अगर वो मॉडरेट होगी तो जो टैक्स कलेक्शन है वो भी मॉडरेट होगा। तो इसी को देखते हुए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ये एंटिसिपेशन किए हैं। हालांकि अगर इस फाइनेंशियल ईयर की अभी तक की बात करें अप्रैल 1 से लेकर के नवंबर 10 तक का, तो जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 8.71 ट्रिलियन का हो चुका है, जो कि जो टारगेट सेट किया था उसका 61.31% है। यानी नवंबर में ऑलरेडी गवर्नमेंट अप्रॉक्सीमेटली 61% अपने टारगेट का अचीव कर चुकी है। जो रिमेनिंग 3 to 4 मंथ्स हैं उसमें अप्रॉक्सीमेटली 40% का टैक्स कलेक्शन देखना है। और डेफिनेटली बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जो टैक्स कलेक्शन होता है वो इंक्रीज होता है क्योंकि सब लोग अपने
ITR सारे इंडिविजुअल्स जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो अपने ITR फॉलो करते हैं, तो उस समय ज़्यादा टैक्स कलेक्शन देखने को मिलता है। तो ऐसा एक्सपर्ट्स का भी एंटिसिपेशन है कि जो टारगेट सेट किया गया था फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए, उससे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन हो सकता है। सो दीज आर द हेल्दी साइंस। डायरेक्ट टैक्स मॉप अप फॉर फाइनेंशियल ईयर 20, 21, 22 एंड दिस इज 22 फॉर बजटेड एस्टिमेट। तो एक्चुअल अभी तक इतना हुआ है और बजटेड जो है वो इतना है। सो यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट कि हर साल पिछले लास्ट 3 सालों से किस तरीके से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो रहा है, क्या ट्रेंड है, और उसको देखते हुए क्या गवर्नमेंट आगे के लिए एंटिसिपेट कर रही है। इसी के साथ हम एक और न्यूज़ कवर कर लेते हैं। कैपेक्स सपोर्ट फॉर स्टेट्स मे कंटिन्यू। ये न्यूज़ फ्रंट पेज पर ही दी हुई है, जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट्स को आश्वासन दे रही है कि जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है डिफरेंट स्कीम्स के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, स्पेशली फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट स्टेट, वो फाइनेंशियल असिस्टेंट आगे आने वाले फाइनेंशियल ईयर में भी कंटिन्यू रहेगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 1 ट्रिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी स्टेट्स को फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन डिफरेंट स्टेट, एंड दिस कुड बी अनाउंस्ड बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर इन अपकमिंग बजट स्पीच। क्योंकि इससे पहले की जो मीटिंग हुई थी वहाँ पर स्टेट को थोड़ा सा रिजर्वेशन था कि कहीं ऐसा ना हो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आने वाले टाइम में इस तरह का जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रही है उसको बंद कर दे। तो फिलहाल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स को इनफॉर्मली इस पर्टिकुलर स्कीम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो दे दी है और कहा है कि फिलहाल के लिए जो ये स्कीम है वो कंटिन्यू रहेगी अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर 24 में भी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। PLI for container manufacturing in the work। पैंडेमिक के ड्यूरेशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम लाई थी, जो कि डिफरेंट सेक्टर में, इनिशियली वो इलेक्ट्रॉनिक और मोबाइल सेक्टर के लिए आई थी, लेटर ऑन उसको डिफरेंट अदर सेक्टर्स में भी एक्सटेंड कर दिया गया था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक नई तरीके की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ला रही है, जहाँ पर कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जाएगा। रीसेंट टाइम अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमी से अवेयर हैं तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के इम्बैलेंसेस को अगर हम देखें तो रीसेंट टाइम में कंटेनर शॉर्टेज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा चैलेंज बन के सामने आया। तो और इसी शॉर्टेज को कम करने के लिए, क्योंकि कंटेनर अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ में नहीं हो पाए। कंटेनर की शॉर्टेज देखने को मिली थी और इसी चैलेंज को ओवरकम करने के लिए इंडिया की जो डिपेंडेंसी है कंटेनर्स को लेकर के अदर कंट्रीज़ पर, उसको रिड्यूस करने के लिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट एक नई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम ला रहा है जस्ट टू इनकरेज द कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट कोई नया एलोकेशन अभी फ़िलहाल के लिए बजट से नहीं कर सकती है। जो भी सेविंग्स होंगी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो PLI हैं उनसे जो सेविंग्स होंगी, उनमें जो एलोकेशन होंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा उस अमाउंट से ये नई स्कीम गवर्नमेंट लॉन्च कर सकती है। और इसके लिए एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटरी, जो कि इसको कैबिनेट सेक्रेटरी हेड कर रहे हैं, उस बना भी दिया गया है फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द सेविंग्स वर्थ रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली 11K करोड़, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग PLI स्कीम से उनसे बचा हुआ है। और इससे गवर्नमेंट जो है वो फिलहाल के लिए इंडिया में जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग की मार्केट है उसको प्रमोट करेगी। अगर कंटेनर्स की बात करें, जैसे कि हम बात करें कि इंडिया की जो डिपेंडेंसी है कंटेनर्स को लेकर के वो अदर कंट्रीज़ पर, और सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्री है डेफिनेटली नन अदर देन चाइना। तो तुम्हारा जो कंटेनर जो इंडिया बाहर से मंगाता है तो जो लार्ज पोर्शन है कंटेनर्स का वो चाइना से आता है। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जरूर चाहेगी कि जो डिपेंडेंसी है इंडिया की और जो शॉर्टेज हो रही है इस टाइम में कंटेनर्स की, उसको देखते हुए इट्स वेरी इम्परेटिव फॉर द गवर्नमेंट टू take an initiative into this sector, and that is why government is actually using the savings that comes from the already existing PLI scheme, जो कि इलेक्ट्रॉनिक, मैन्युफैक्चरिंग, सोलर, अदर डिफरेंट सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी है। इससे क्या होगा? डेफिनेटली कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग के केस में इंडिया सेल्फ डिपेंडेंसी इंडिया की बढ़ेगी। इसके अलावा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो कॉस्टली होता है, कॉस्ट इसकी बढ़ती है बिकॉज ऑफ दिस वोलाटाइल मार्केट ऑफ कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग आउटसाइड द इंडिया, तो उसकी वजह से इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो भी और ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा। सो लेट अस सी हाउ गवर्नमेंट विल बी एबल टू रिवाइव दिस कोविड हिट सेक्टर। So these are the highlights, you can just have the glimpse of it। अभी इंडिया में फ़िलहाल जो कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो नेसेंट फेज में है, इनिशियल फेज में है,
और बर्थ फेज में जिसको हम बोल सकते हैं, गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर फेज को फिलहाल के लिए बूस्ट और ग्रोथ की फेज में लाना चाह रही है, जस्ट टू रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑफ इंडिया ऑन अदर कंट्रीज एज वेल एज टू प्रमोट द एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 10 of Business Standard. India FTA biggest hope for UK to avert economic crisis. We all are aware about the economic crisis or the political crisis happening in UK. Economic crisis की वजह से एक political crisis भी UK में, ब्रिटेन में जनरेट हुई है, और जिस तरीके से political regime change हुए हैं so frequently, उसको देखते जो current जो UK गवर्नमेंट के हेड हैं, उनके लिए UK की इकॉनमी को मैनेज करना, उसे क्राइसिस से बाहर निकालना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और इसी को लेकर के ये न्यूज़ पब्लिश हुई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दैट ब्रिटेन और द यूके इज़ फेसिंग वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन द हिस्ट्री, और जो अभी करंट पॉलिटिकल रजीम है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और उसको देखते हुए फिलहाल के लिए 2-3 चैलेंजेस हैं ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके सामने। सबसे पहला इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना और रिसेशन को टैकल करना, और उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि जो इंडिया से जो FTA साइन हो रहा है दैट कुड बी द impetus और दिस इज़ द बिगेस्ट होप फॉर यूके, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यूके जैसे ही इंडिया से FTA साइन होगा तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ और ट्रेड को प्रमोट करेगा। इकोनॉमिक एक्सपर्ट का ये मानना है कि जो भी चैलेंजेस फेस कर रही है यूके इकोनॉमी, प्रॉबेबली जो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है इसके बाद इंडिया कैन बी अ पोटेंशियल जनरेटर ऑफ मच नीडेड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि इसके बाद से बहुत ज़्यादा ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा इंडिया और यूके के बीच में। तो जो हाई इन्फ्लेशन, हाई इंटरेस्ट रेट, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी और जो अदर लॉन्ग स्टैंडिंग फैक्टर्स हैं उनको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को हेल्प मिली, गवर्नमेंट के पास फाइनेंसर्स आएंगे अगर ट्रेड इम्प्रूव होता है इंडिया से, मोर स्पेसिफिकली बिकॉज ऑफ दिस FTA। तो ऐसा कहा जा रहा है कि FTA एक्सपोर्ट इंक्रीज करेगा, यूके की ट्रेड पोजीशन इंप्रूव करेगा, डाइवर्सिफिकेशन लाएगा डिफरेंट ट्रेड रूट्स में। डेफिनेटली इट विल मेक द ब्रिटेन सप्लाई चेन मोर रिजिलियंट एंड दिस कैन वर्क एज अ इम्पेटस। तो बहुत ज़्यादा होप है इंडिया से साइन होने वाले FTA को लेकर के। लेट अस सी कि आगे आने वाले टाइम में किस तरीके से ये FTA एक्चुअली में दोनों कंट्रीज़ को बेनिफिट करता है। हालांकि इसको लेकर के मिक्स्ड अप्रोचेस भी हैं, मिक्स्ड आर्ग्यूमेंट्स भी हैं। वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट एज ऑफ नाउ। आप देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। कार्बन क्रेडिट रिवाइवल अ लाइकली बून फॉर डेवलपिंग नेशंस। आज से अप्रॉक्सीमेटली 10 साल पहले, हम बोलें 1 डिकेड बैक, जो पहला और केवल जो ग्लोबल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया था, जहाँ पर प्राइजेस जो थे वो अप्रॉक्सीमेटली 85% तक फॉल कर गए थे, यानी $20 से फॉल होते हुए अप्रॉक्सीमेटली $3 तक पहुँच गए थे केवल और केवल 5 सालों में। कार्बन ट्रेडिंग का जो सिस्टम चालू हुआ था वो कोलैप्स कर गया था आज से 10 साल पहले। और एक कब डिसाइड हुआ था, इफ़ यू रिमेंबर, क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 1997 में जो हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, उसमें कार्बन ट्रेडिंग का सिस्टम लाया गया था। हालांकि इसके बाद बायर्स को ढूंढ पाना डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो कि एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, कार्बन एमिशन प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, जिसकी वजह से प्राइस फ्लक्चुएशन देखने को मिला 5 सालों में। $20 से लेकर के डायरेक्टली $3 तक पहुंच गया था ये सिस्टम कार्बन ट्रेडिंग का। कार्बन का प्राइस कोलैप्स हुआ था, जिसकी वजह से 10 साल पहले जो ये ग्लोबल कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम लाया गया था ये कोलैप्स कर गया था। बट नाउ US is actually thinking or pitching for the resurrection of this carbon credit market। तो US जो है वो फिर से इस कार्बन क्रेडिट मार्केट को रिजरेक्ट करने की, पुनर्जीवित करने की कोशिश कर रहा है। और उसने COP27 जो चल रही है उसमें कहा भी है कि देयर इज़ अ नीड फॉर दिस कार्बन क्रेडिट मार्केट और कार्बन ऑफसेट प्लान, एनर्जी ट्रांजिशन एक्सीलरेटर, इन सारे वर्ल्ड्स पर बात करें, सारे इश्यूज़ पर बात करें। तो US जैसी इकॉनमी अगर इस पर्टिकुलर कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम को दोबारा से रिवाइव करती है तो डेफिनेटली ऐसा कहा जा रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये एक बून हो सकता है। बून को हिंदी में क्या बोलते हैं, वरदान। और अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए
ये सबसे ज़्यादा एडवांटेजियस पोजीशन होंगी. इंडिया कुड बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशरी हैविंग रिसेंटली अनाउंस्ड इट इन इट्स लेजिस्लेचर बिल्डिंग इट्स ओन कार्बन क्रेडिट मार्केट. तो अगर इंडिया का ये इनिशिएटिव इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट के लिए था, लेकिन अगर ये वर्ल्ड लेवल पे आता तो डेफिनेटली डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो भी प्रोजेक्ट्स जो ग्रीन एनर्जी और क्लीन एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, उनके लिए कार्बन ट्रेडिंग जो मार्केट है, जो कार्बन ट्रेडिंग सिस्टम है, जो ETA है, या हम बोल सकते हैं कि कार्बन ऑफसेट प्लान है, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशरी हो सकते हैं. व्हाट इज़ बेसिकली अ कार्बन क्रेडिट? अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में हम ना डिस्कस करें, बस सिंप्लीफाइड मैं आपको बताऊं तो प्रोजेक्ट और एंटिटीज दैट सेव ऑन एमिशन कैन इशू द कार्बन क्रेडिट अगेंस्ट देयर सेविंग. ऐसी कंपनीज जो कि कम कार्बन एमिशन इशू करती हैं, जो कम कार्बन एमिशन करती हैं, उनको क्रेडिट्स असाइन होते हैं और वो क्रेडिट्स वो बेच और ख़रीद सकती हैं मार्केट में. दीज आर यूजुअली एनर्जी एफिशिएंट एंड रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स. ऐसे प्रोजेक्ट जो कि किसी तरीके से क्लाइमेट को सेव कर रहे होते हैं, कार्बन एमिशन या क्लीन एनर्जी या ग्रीन एनर्जी पर फोकस कर रहे हैं, तो उनके पास कार्बन क्रेडिट होते हैं, वो कार्बन क्रेडिट वो मोनेटाइज कर सकती हैं. एंड दीज कार्बन क्रेडिट कैन बी बॉट बाई एन एंटिटी दैट इज़ कार्बन एमिटर. और ऐसी एंटिटीज़ को खरीदती है कार्बन क्रेडिट्स को जिसको एक्चुअली में कार्बन एमिशन करना होता है, जो कि जिसके प्रोजेक्ट में ऐसे ही टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, ऐसा प्रोडक्शन प्रोसेस होती है कि उनका कार्बन एमिशन होगा. तो वो कंपनीज, वो एंटिटीज़ उस कार्बन क्रेडिट को खरीद लेती हैं और वो उनको राइट मिल जाता है कि वो अप्रॉक्सीमेटली कुछ परसेंटेज का कार्बन एमिशन कर सकती हैं. तो ओवरऑल इससे क्या बेनिफिट होता है? ओवरऑल अगर हम देखें तो उससे बेनिफिट होता है कि जो कार्बन एमिशन होता है वो रिड्यूस होता है. कंपनीज जो होती हैं वो प्रमोट होती हैं, वो मोटिवेट होती हैं कि वो कार्बन एमिशन वाले ऐसे प्रोजेक्ट को लाएं जिसमें कार्बन एमिशन कम हो, तो उनको कार्बन क्रेडिट्स मिले जिसको लेटर ऑन मोनेटाइज कर लें. मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं प्रोजेक्ट हैंडलर्स को, जो रिन्यूएबल एनर्जी और सस्टेनेबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको. इसके अलावा ओवरऑल क्या होता है, ओवरऑल जो वर्ल्ड है, अर्थ है, उसमें कार्बन एमिशन जो है वो भी रिड्यूस होता है. तो इकोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है, इकोलॉजिकल जो ग्रोथ होती है, सस्टेनेबिलिटी होती है, वो भी प्रमोट होती है. तो ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये रिवाइवल होता है कार्बन क्रेडिट मार्केट का, तो ये डेवलपिंग कंट्रीज जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज में हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है एट अ ग्लोबल लेवल. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. Government pharma firms working on pricing for off-patent drugs. रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी, अगर आप थोड़ा सा अवेयर हो, जो कुछ डायबिटिक ड्रग्स हैं उनके पेटेंट जो हैं वो एक्सपायर कर रहे हैं. और इसी न्यूज़ के पास से सडनली एक आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हो गया है जहाँ पर ऐसी जो ड्रग्स जो कि ऑफ पेटेंट हो चुकी हैं उनकी प्राइसिंग को लेकर के डिस्कशन स्टार्ट हो गया. तो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो फ़िलहाल के लिए इसी प्राइसिंग मैकेनिज्म को लेकर के नेगोशिएट कर रही है. किस प्राइसिंग मैकेनिज्म को लेकर के? ऐसी मेडिसिन, ऐसे ड्रग्स जो कि पहले पेटेंटेड थी बट उनका पेटेंट अब एक्सपायर हो गया, तो उनका क्या प्राइसिंग मैकेनिज्म रखा जाएगा. तो हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं दी, बट ऐसा कहा जा रहा है कि जो डिस्कशन है वो फाइनल स्टेज पे पहुंच गया है. जो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो मैकेनिज्म रखा गया उसमें ऐसा कहा जा रहा है कि जो पहले इनोवेटर प्राइस था उससे 50% पर अब ये ड्रग्स सेल होंगे. तो ऐसी डायबिटिक ड्रग्स जो कि फ़िलहाल के लिए इनका पेटेंट खत्म होने वाला है, तो पहले 100 रुपये में बिकती थी, अब ऐसा कहा जा रहा है कि वो 50 रुपये में बिकेंगे, क्योंकि जो इनोवेटर प्राइस है उसका 50% चार्ज करना है. ओवरऑल बहुत ज़्यादा डिटेल अभी इसकी डिस्क्लोज नहीं करी गई हैं, बट जो डिस्कशन है वो फाइनल स्टेज में है. और अगर इस तरह के प्राइसिंग मैकेनिज्म आता है तो प्रॉबेबली इससे जो कंज्यूमर है और मैन्युफैक्चरर हैं वो दोनों ही बेनिफिट होंगे. सो लेट अस, जब ये पब्लिश होगा तब हम इसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे. फ़िलहाल ये सारी ड्रग्स हैं जो कि अभी ऑफ पेटेंट होने वाली हैं. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स. कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स की टू मीट क्लाइमेट गोल्स इंडिया. तो COP27 चल रही है. क्या डेट्स हैं? नवंबर 6 से नवंबर 18. इंडिया की तरफ से भी पार्टिसिपेशन हुआ है, रिप्रेजेंटेशन गया है और इंडिया ने प्रॉपरली अपने जो इश्यूज़ हैं वो इस फोरम में रखे हैं, अपने जो कंसर्न हैं उस फोरम में रखे हैं. तो इंडिया के साइड से जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें जो लीना नंदन है, सेक्रेटरी दैट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, उन्होंने बोला है कि ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. किस चीज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है? फॉर द अडॉप्टेशन ऑफ और द readiness of adaptation of the adaptation financing. इट मीन्स जो भी, अगर बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको न्यूज़ बताऊँ तो ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसा
इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट जहाँ पर फाइनेंस की ज़रूरत पड़ रही है, वहाँ पर अगर फाइनेंसिंग चाहिए तो डेफिनेटली ट्रांसपेरेंसी और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस जो है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो बहुत ज़रूरी है। तभी ही किसी तरह के जो इकोलॉजिकल और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रॉपर फाइनेंसिंग हो पाएगी। तो बेसिकली एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी ड्रॉ करने को लेकर के जो हमारी जो सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, उनका ये कहना है कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर प्रोजेक्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट और क्लाइमेट रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स हैं अगर उनकी फाइनेंसिंग करानी है। और फाइनेंसिंग कराना बहुत ज़रूरी है अगर इंडिया को अपने क्लाइमेट के गोल्स को मीट आउट करना है। तो डेफिनेटली जो इंडिया ने अपनी NDC अपना सेटअप किया है, जो अपने लिए एनर्जी क्लीन एनर्जी के जो टारगेट रखे हैं, अगर वो टारगेट अचीव करने हैं तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, प्रोजेक्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है। और डेफिनेटली प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग चाहिए। फाइनेंसिंग के लिए इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस और ट्रांसपेरेंसी जो है वो प्राइमरी पिलर है। ये बेसिकली एक रिपोर्ट जो कि टेरी ने पब्लिश करी है, उस रिपोर्ट का नाम क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी फॉर अडेप्टेशन एंड अडेप्टेशन रेडीनेस इन इंडिया, एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट टेरी ने ये इस रिपोर्ट को लिखा है। और इसी रिपोर्ट को इस पर्टिकुलर COP27 में जो हमारी जो सेक्रेटरी हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की, वो रिप्रेजेंट कर रही हैं, प्रेजेंट कर रही हैं। और उसी को रिपोर्ट को रेफरेंस में लेते हुए ये बात इंडिया ने इस पर्टिकुलर फोरम पे कही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। लो स्टैम्प ड्यूटी, हाई रेंट्स, रिच इंडियंस पे टॉप डॉलर फॉर द प्राइसेस डिग ओवरसीज। रिसेंट टाइम में आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे कि मुकेश अंबानी ने लंदन में या दुबई में बहुत ह्यूज विला या रेजिडेंशियल डील्स करी हैं, रिकॉर्ड रेजिडेंशियल डील्स करी हैं। अगर आप देखें तो पता भी होगा जो इंडिया के सेकंड बिगेस्ट बिलियनियर हैं, उन्होंने रिसेंटली दुबई में अप्रॉक्सीमेटली $163 मिलियन का एक रेजिडेंशियल डील करी है। इसी तरह दुबई में एक रेजिडेंशियल डील हुई है। इस तरह से कई लोकेशंस पर, प्राइम लोकेशंस पर कई सारी रिसेंट डील्स देखने को मिली हैं। तो बेसिकली आई एम नॉट कवरिंग दिस डील। इशू यहाँ पर ये है कि ये डील्स अभी सडनली ये जो ओवरसीज़ डील हो रही हैं, जो रेजिडेंशियल डील हो रही है, सडनली इनमें क्यों पिकअप देखने को मिल रहा है। स्पेशली जो रिच इंडियंस हैं, दे आर प्रेफरिंग फॉर बाइंग द रेजिडेंशियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल मैंशंस और डिफरेंट फ्लैट्स ओवरसीज। क्यों? क्योंकि इसका रीज़न है कि अभी रिसेंटली एक ट्रेंड देखने को मिला है एज़ पर द बिल्डर्स और द कॉन्ट्रैक्टर्स और द ब्रोकर्स कि रिसेंट टाइम में जो बड़े जो कंट्रीज़ हैं, अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन है, चाहे वो दुबई हो चाहे लंदन हो, वहाँ पर लो स्टैम्प ड्यूटी और लो प्राइस देखने को मिले हैं इन डील्स के। अब चूँकि रेंट जो हैं वो हाई हैं लेकिन स्टैम्प ड्यूटी लो है और जो सेलिंग प्राइस हैं वो लो है। तो उसको देखते हुए बिकॉज ऑफ द लो सेलिंग प्राइस, बिकॉज ऑफ द लो स्टैम्प ड्यूटी, now rich Indians are preferring to buy the particular land or the plot or the mansion, and that is why there is a sudden surge in this overseas residential deals. अगर हम बात करें फेवरेट डेस्टिनेशंस की, तो फेवरेट डेस्टिनेशंस जो हैं वो दुबई और लंदन जैसी डेस्टिनेशंस हैं। अगर हम देखें ये रीज़न क्या है, क्यों सडनली ये लो स्टैम्प ड्यूटी और लो प्राइस देखने को मिल रहा है, तो सीधा रीज़न इसका ये कि जिस तरीके से इकोनॉमिक रिसेशन आ रहा है कई सारी कंट्रीज़ में, तो बिल्डर्स जो हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जो डीलर्स हैं, उनको अब ये लग रहा है कि हो सकता है आगे आने वाले टाइम में, जो कि 23 में बहुत स्ट्रॉन्ग रिसेशन प्रेडिक्ट किया जा रहा है, तो उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि अभी जितना डील हो सके उन डील्स को फाइनलाइज कर दिया जाए। अदरवाइज़ आगे आने वाले टाइम में जो डिमांड है इन बड़े बड़े जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं, जो मेंशंस हैं, इनकी कम हो जाएगी। एंड दैट इज़ वाई देयर इज़ अ लोअर or the moderation in the price as well as the stamp duty, and that is why rich Indians are preferring for these overseas residential deals. So that is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms, and if you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe, and from tomorrow onwards I will try to update the news video analysis video in the morning itself. So thank you and have a good night.